नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। नई दिल्ली में सीएम धामी ने केंद्र पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने हल्द्वानी के गोलापाड़ क्षेत्र में खेल विश्वविद्यालय निर्माण के लिए चिन्हित 12.317 हेक्टेयर वन भूमि स्थानांतरित करने का अनुरोध किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने गंगा और उसकी सहायक नदियों पर स्वीकृत 7 जल विद्युत परियोजनाओं के विकास और निर्माण की अनुमति प्रदान करने का भी अनुरोध किया। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार गंगा और अन्य नदियों की निर्मलता के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेषज्ञों की तरफ से दी जाने वाली संतुतियों का पालन करते हुए प्रदेश के सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम की मांग पर केंद्रीय मंत्री ने सभी विषयों पर सकारात्मक आश्वासन दिया, जिसके लिए पुष्कर सिंह धामी ने आभार जताया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां सीएम ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की और विद्युत परियोजना के निर्माण की अनुमति मांगी। 7 जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण की सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री से अनुमति मांगी है। आपको बता दें कि सकारात्मक आश्वासन के लिए सीएम धामी ने भूपेंद्र यादव का आभार भी जताया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बुधवार को नई दिल्ली में लार्सन एंड टूब्रो के प्रतिनिधि मंडल ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश में हाल ही में हुई प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की सहायता और राहत पुनर्वास कार्यों में सहयोग के लिए 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में प्रदान की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने L&T के सराहनीय सहयोग के लिए कंपनी के प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संकट की घड़ी में कॉर्पोरेट सेक्टर का ये योगदान राज्य सरकार के लिए बड़ी सहायता साबित होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लगातार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के कार्यों को प्राथमिकता के साथ कर रही है। बीजेपी विधायक शक्तिलाल शाह ने हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत में कहा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के जरिए सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाई जा रही है। सांसद, विधायक और प्रदेश के मुखिया प्रवास कर जनता के द्वार तक जाएंगे और उनकी समस्या भी सुनेंगे। इसके साथ ही शहीदों के घर से लाई गई मिट्टी को लेकर भी अपनी बात उन्होंने रखी। शक्तिलाल शाह जी हमारे साथ मौजूद हैं। बस अब जिस तरह जनता के द्वार पर आप लोग जा रहे हैं और अभियान पूरा चला रहे हैं कि गरीबों के द्वार पर सरकार जा रही है, किस तरह के अभियान है और आप लोग किस तरह से अब जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, जनता की सरकार जनता के द्वार, ये हमारा संगठन का भी कार्यक्रम होता है, पार्टी का भी कार्यक्रम होता है और सरकार का भी कार्यक्रम होता है। इसमें हम लोगों के भी प्रवास होंगे, सांसद महोदय लोगों के भी प्रवास होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी प्रवास होगा और हमारे शेष ज्येष्ठ कार्यकर्ता, हमारे राज्य मंत्री जितने भी हमारे पार्टी के वो शीर्ष नेतृत्व है, सबको जिम्मेवारी दी जाएगी। हम जन जन तक जाकर के, प्रत्येक गांव में जाकर के जन समस्याओं को सुनना, उनका निराकरण करना, उन पे काम करना, ये हमारा एक प्रयास होता है। ये आज ही नहीं, हमारा पहले से ही चलता है। तो इस बार इस कार्यक्रम का शुरुआत होने वाला है। हम सब लोग गांव में जाएंगे, अपने जैसे मेरा अपना मन है, हम सीमांत गांव में किसी में जाएंगे। अन्य भी हमारे जितने भी विधायक साथी लोग हैं या मान्य सांसद लोग हैं, सब ने अपना अपना एक शेड्यूल तय कर दिया होगा कि हमें कितने गांव में जाना है और किस गांव में हमें रात्रि विश्राम करना है। इस तरह से हमारे कार्यक्रम चलते रहते हैं और हम जाते हैं और जनता की समस्याएं सुनते हैं। जब समस्याओं को सुनने के बाद उसको निराकरण करने का भी काम करते हैं। मतलब शहीद के आंगन की मिट्टी ले जाने का जो कार्यक्रम है आप लोग चला रहे हैं, ताकि जो सैनिक कल्याण की ओर से ये बनाया भी जा रहा है, एक भव्य तरीके से ये भी देखा जा रहा है। तो किस रूप में आप इस मिट्टी को ले जा रहे हैं, कहाँ पर ले जा रहे हैं, किस तरह के अभियान है? देखिए, मैं आपको कहूँ कि उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ जो है हमारी एक वीर भूमि भी है। इस उत्तराखंड का मुझे लगता है कि लगभग कोई ऐसा गांव नहीं होगा जिसमें हमारे जो लोग हैं आर्मी में काम नहीं करते हैं। निश्चित ये एक बहुत बड़ा अभियान है। इसको भी हम हर साल इस वीर भूमि, इस देव भूमि की मिट्टी का ले जाने का काम करते हैं। इस बार भी मेरी विधानसभा में पुनौली में था, वो लड़का पिछले 2019 में शहीद हुआ था। उसके घर पे गए थे, उसके आंगन की मिट्टी, उसके खेत की मिट्टी को हम लेके गए हैं और ये कार्यक्रम हमारा निरंतर चलता है। मैंने कहा ना कि ये धाम जो है, ये उत्तराखंड धाम ही नहीं बल्कि वीरों की पहचान भी है। इसके लिए तो मैं उन वीर शहीदों को भी नमन करता हूँ और माननीय मोदी जी को और अपने युवा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि जो निरंतर हम इस काम को भी चलाते रहते हैं।
मतलब जिस तरह के आप अभियान चला रहे हैं, क्या इससे, क्योंकि ये भी देखा गया इस बार जैसे आपदा आई कई क्षेत्रों में, तो उन क्षेत्रों पर जब प्रवास करेंगे मंत्री हों विधायक हों तो इससे फ़ायदा मिलेगा उस गांव के लोगों को भी? निश्चित मैंने कहा ना कि जब हम लोग प्रतिनिधि लोग हम अपना प्रवास का कार्यक्रम या किसी गांव में जाने का कार्यक्रम बनाएंगे तो क्या होता है कि वहाँ पे अधिकारी लोग भी एक्टिव मूड में हो जाते हैं और जो काम रुके होते हैं या जिनको गति नहीं मिलती है उनको तीव्र गति से काम करने का काम करते हैं। तो दोनों ही काम होते हैं, जनता की समस्याओं का समाधान भी होता है, हमारा जनता से मिलना भी हो जाता है और जो काम रुके पड़े हैं उनको पूरा करने का भी अवसर मिल जाता है। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए हॉर्नबिल टीवी से। और शक्तिलाल शाह जी हमारे साथ थे जो बता रहे थे कि सरकार रात्रि विश्राम पर फोकस कर रही है और ऐसे में वो भी अपने क्षेत्रों में जाएंगे और आपदा क्षेत्रों में भी उस दौरान जाएंगे उन लोगों की मदद के लिए भी। शक्तिलाल शाह जी खुद भी ये बात कह रहे हैं कि वो भी इन क्षेत्रों का दौरा करेंगे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। उधम सिंह नगर में बिजली विभाग के स्मार्ट मीटर अभियान को लेकर पहले लोगों में जो डर था अब वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। शुरुआत में लोगों को लग रहा था कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली के बिल बढ़ जाएंगे, लेकिन अब तस्वीर इसके बिल्कुल उलट है। जिन घरों में स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं वह नॉर्मल बिल आ रहे हैं और सिस्टम पूरी तरह पारदर्शी नजर आ रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। उधम सिंह नगर के काशीपुर में कभी लोगों की निगाहों में शक का कारण बना स्मार्ट मीटर अब भरोसे का प्रतीक बनते जा रहा है। स्मार्ट मीटर को लेकर जो डर और भ्रम कभी लोगों के मन में था अब वो धीरे धीरे मिटता हुआ नजर आ रहा है। सरकार की यह हाईटेक पहल अब जनता के भरोसे में तब्दील हो रही है। स्मार्ट मीटर के लिए वही कहना है, जो हमारा बिल है वो तो हमारा ठीक आ रहा है, लेकिन जो और लोग हैं उनका कहना यह है कि बिल बहुत ज़्यादा बढ़ के आ रहा है। किसी का 1000 का आ रहा था तो अब 1800 का 1500 का ऐसे आ रहा है बिल। लेकिन लोगों का शिकायत यही है कि बिल ज़्यादा आ रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि बिल लोग कम ही है, लगभग मतलब सेम ही है, जैसे पहले आ रहा था वैसे अब आ रहा है। वही है, जो जैसे पहले लाइट आ रही थी वैसे अब आ रही है। आने वाले फ्यूचर में लोग कह तो रहे हैं कि रिचार्जेबल होगा, ये होगा वो होगा, बाकी देखते हैं आगे क्या क्या होता है इसका, लेकिन अभी तो फिलहाल जैसे था वैसे ही चल रहा है। शुरुआत में लोगों को लगता था कि मीटर लगने से बिल बढ़ जाएंगे, वहीं अब हर घर में नॉर्मल और पारदर्शी बिल आने लगे हैं। बिजली विभाग का कहना है कि तकनीकी गड़बड़ियां अगर कहीं भी सामने आ रही है तो उन्हें तुरंत दुरुस्त कर दिया गया है। अब उपभोक्ताओं को ना तो लाइन में लगना पड़ेगा, ना किसी बिचौलिए पर निर्भर रहना होगा। अभी जो फिलहाल स्मार्ट मीटर लगे हैं हमारे मोहल्ले वगैरह में, हमारे घर पे भी लग चुका है। उसमें कहीं कहीं इशू आ रहा है, मगर हमारे घर में ठीक ठाक चल रहा है सब। बाकी जो आने वाले भविष्य वगैरह में जो भी शायद इसमें इम्प्रूव करा जाए, वैसे तो ठीक चल रहा है सब। बेहतर है इसमें, आप मैंने सुना है इसमें चिप वगैरह भी लगेगी तो उसके लिए बेहतर रहेगा, आपको ऑटोमेटिक बिल वगैरह पेज मिल जाएंगे आपको सारा, तो मोबाइल पर रिचार्जेबल हो जाएगा, तो उसमें सुविधा काफ़ी अच्छी मिल जाएगी आपको। लंबी हमें लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। और बाकी कुछ लोग हैं, कुछ लोगों का दिक्कत भी है, इशू भी आ रहा है कुछ, बाकी हमारा तो नहीं आया, जैसे इसे ठीक करा जाए, बाकी तो और कुछ नहीं इसमें। बिजली के लिए मोबाइल की तरह रिचार्ज करो और बिजली का उपयोग करो। स्मार्ट मीटर को लेकर विपक्ष की तरफ से चलाया गया विरोध अभियान अब खुद लोगों के अनुभव के आगे धराशायी होता हुआ दिख रहा है। लोग अब इसे डिजिटल इंडिया की दिशा में एक सकारात्मक कदम मान रहे हैं। शुरुआत में उपभोक्ताओं को डर था कि इन हाईटेक मीटरों से बिजली बिलों में भारी इजाफा होगा, लेकिन अब वही लोग कह रहे हैं कि बिल पहले की तरह सामान्य आ रहे हैं। हमारे घर पे भी लग चुका है और इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लोगों ने अफवाह फैला रखी थी इस तरीके से कि ये हो रहा है, कुछ इशू आ रहे हैं, लोगों ने बताया था, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जैसा बताया था लोगों ने, नॉर्मली चल रहा है। हमारे घर पे भी जितना पहले बिल आ रहा था उतना ही आ रहा है। बेनिफिट ये रहेगा कि इसमें रिचार्ज वगैरह के भी सुनने में आ रहा था, बहुत सी चीज़ें आएंगी, बाकी भविष्य में ही देखा जाएगा क्या होगा। बाकी तो अभी नॉर्मल चल ही रहा है, तो ये कहूँगा, बाकी तो हम तो ऑनलाइन करते हैं। लोगों ने माना कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद पारदर्शिता आई है और गलत बिलिंग की परेशानी भी खत्म हो गई है। पहले जहां जनता का आरोप था कि सरकार जेब पर डाका डाल रही है, वहीं अब हकीकत कुछ और है। अब उपभोक्ताओं को बिल जमा करने के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं। आने वाले समय में मोबाइल फोन की तरह बिजली को रिचार्ज करना होगा। उपभोक्ताओं का कहना है कि स्मार्ट मीटर सिस्टम पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। टेक्निकल टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। उपभोक्ताओं को अब ज्यादा सुविधा मिल रही है और शिकायतें भी कम हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी।
देहरादून में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राष्ट्रीय स्तर के चिंतन शिविर कार्यशाला का शुभारंभ किया। विकसित भारत और समृद्ध उत्तराखंड के लिए उच्च विषय पर आयोजित इस कार्यशाला में उन्होंने अपने विचार रखे। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों, उल्लेखनीय कार्यों और भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी साझा की। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कार्यशाला का शुभारंभ किया। देहरादून पहुंचे शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, जहां उन्होंने चिंतन शिविर कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भविष्य की योजनाओं के बारे में उन्होंने जानकारी साझा की। शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों की उन्होंने जानकारी दी। आपको बता दें कि कार्यशाला का आयोजन किया गया था देहरादून में। चिंतन शिविर कार्यशाला का धन सिंह रावत ने शुभारंभ किया। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने केदारनाथ धाम में सोने की परत के विवाद पर तीखे सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पहले तीर्थ पुरोहित और शंकराचार्य जी ने ये मुद्दा उठाया था कि सोना और पीतल तांबे में बदल दिया गया। उन्होंने कहा कि बाद में मूर्तियों पर दोबारा पॉलिश कर प्लास्टिक की शीट चढ़ा दी गई, जो उचित नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर प्लास्टिक की शीट क्यों लगाई गई और जांच के दौरान आरोप लगाने वालों को क्यों नहीं बुलाया गया। उन्होंने मांग की कि यदि सब कुछ सही है तो कमिश्नर एफिडेविट देकर बताए कि सोना वास्तव में कितने किलो का है, क्योंकि हकीकत में जांच उन्होंने ये दावा गलत साबित होगा। अगर कुछ नहीं है तो ये वहाँ गणेश गोदियाल गया था वो फोटो खींचने के लिए कि भाई ये सोना जो है पीतल बन गया, तांबा बन गया। वो तो वहाँ के तीर्थ पुरोहितों ने वो बात जारी की, शंकराचार्य जी ने वो बात कही, और उसके बाद जब हम गए तब हमने भी देखा और गणेश गोदियाल ने लगाई वो दोबारा पॉलिश करके प्लास्टिक की सीट दोबारा गणेश गोदियाल ने लगाई क्या उस पर। और ये तो इसी तरह है कि कोई जैसे गहने पहने, नथ पहन ले, गुलाबंद पहन ले और उस पर बाहर से प्लास्टिक का कवर लगा दे, तो क्या ये उचित है? प्लास्टिक के कवर क्यों लगा रखे हैं उस पर? तो उन्हें जवाब देना चाहिए। वो बात यह है कि जो उन्होंने किया वो क्यों किया और ये कैसे हुआ, और जो जांच हुई है, अब जांच पर प्रश्न ये है कि जांच के लिए किसको बुलाया गया? हमने आरोप लगाया, हमको तो बुलाया नहीं। जिन लोगों ने आरोप लगाया उनको तो बुलाया नहीं। कमिश्नर साहब ने जांच कर दी और बोल रहे हैं कि कोई गलत नहीं है। तो कमिश्नर साहब एफिडेविट दे दें कि जो सोना लगा है वो 83 किलो का दे दें, लेकिन एफिडेविट दे दें कि वो 23 किलो का है वो सोना। कहाँ कैसे उन्होंने जिस पर वो सीट लग गई है उस सोने की जाँच कहाँ से की उन्होंने? उसका वजन कैसे किया उन्होंने? कैसे उन्होंने बोल दिया कि 23 किलो सोना है ये? पहले 230 किलो बोला गया, फिर 23 किलो बोला गया, और हकीकत यह है कि जांच अगर सच में हो जाए तो वो उतना भी नहीं निकलेगा। प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार संघर्षरत हैं। उन्होंने बताया कि किसानों ने कई बार मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया, जबकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने भी किसानों की समस्याओं को लेकर धरना और प्रदर्शन किया है। बिष्ट ने कहा कि सरकार ने अब धान की खरीद शुरू की है, लेकिन उसके बाद भी प्राप्त नहीं है। किसानों की मुख्य मांग एमएसपी पर स्पष्ट घोषणा की है, जिसमें धान, गन्ना और अन्य नकदी फसलें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसानों को उनकी लागत का उचित मूल्य नहीं मिलेगा तो वे खेती से विमुख हो जाएंगे। कि किसान लगातार अपनी मांग को लेकर के संघर्षरत हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास का भी कई बार घेराव किया। कांग्रेस पार्टी के हमारे आदरणीय वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी ने कई बार किसानों की मांगों को लेकर के धरना किया, प्रदर्शन किया, मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। तब जाकर के ये सरकार अब जो है धान की खरीद की जो शुरुआत कर रही है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि एमएसपी की घोषणा जो है किसान चाहते हैं धान पर, गन्ने पर, अन्य जो नकदी फसलें हैं उन पर, लेकिन उस पर ये सरकार कोई भी फैसला नहीं ले रही है। क्योंकि किसान की जो लागत कृषि पर आ रही है, जो उपज पर आ रही है, अगर वो भी वसूल नहीं होगी तो फिर वो भविष्य में कृषि से विमुख होगा, और निश्चित तौर पर अगर वो कृषि से विमुख होगा तो खाद्यान्न का संकट गहराएगा, आम जनता के लिए परेशानी की बात होगी। तो कृषि क्षेत्र पर सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, किसान की समस्याओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, और सरकार को खरीद सेंटरों की संख्या भी बढ़ानी चाहिए, एमएसपी की घोषणा भी करनी चाहिए, चाहे वो गन्ने का मामला हो, चाहे अन्य दालों का मामला हो, अन्य नकदी फसलों का मामला हो, पर्वतीय क्षेत्र की जो उपजें हैं उनका मामला हो। देखते हैं धामी सरकार उस पर कब निर्णय लेती है।
पहाड़ों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हुए मौसम के बदलाव का असर चमोली की उच्च हिमालय भुंडार वैली में मौजूद फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क में साफ नजर आ रहा है। यहाँ पश्चिमी विक्षोभ के चलते अच्छी बर्फबारी देखने को मिली है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह विश्व धरोहर फूलों की घाटी बर्फ की सफेद चादर ओढ़े हुए नजर आ रही है। चारों ओर जहां एक तरफ बर्फ ही बर्फ दिख रही है। विदेशी सैलानियोौ की आमद के साथ कुल 15,690 पर्यटकों की आमद अभी तक दर्ज हुई है, जिसमें पाक प्रशासन को करीब 32,71,750 का राजस्व हासिल हुआ है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां डुंडा पुलिस की टीम ने चौकी डुंडा बैरियर पर भारी मात्रा में प्रतिबंधित काजल काट की लकड़ी पकड़ी है। अपराध और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रभारी चौकी डुंडा और डुंडा पुलिस द्वारा डुंडा बैरियर पर चेकिंग के दौरान वाहन को चेक किया गया, जिसमें काजल काट की प्रतिबंधित लकड़ी पाई गई। काजल की लकड़ी उच्च हिमालय के आरक्षित वन क्षेत्र में पाई जाती है। काजल औषधीय दृष्टिकोण से सर्वोत्तम मानी जाती है। दिनांक 8 अक्टूबर को सुबह 6 बजे के लगभग डुंडा चौकी प्रभारी प्रकाश राणा अपने सहकर्मी कांस्टेबल राजेंद्र गोस्वामी, कांस्टेबल अनिल नोटियाल और पीआरडी कृति के साथ डुंडा बैरियर पर चेकिंग अभियान चला रहे थे, चेकिंग कर रहे थे। तो इसी दौरान एक वाहन संख्या UK 10C 1427 वहाँ पे उनके द्वारा रोकी गई और उसको जब चेक किया गया तो उसमें जो है लकड़ियों से भरे बोरे थे, नग थे और उनको जब देखा तो उसमें जो है 597 नग जो है लकड़ी के पाए गए और चौकी प्रभारी को संदेह हुआ कि ये कोई जो है वन संपदा से संबंधित सामग्री है। तो उन्होंने जो है संबंधित क्षेत्राधिकारी, वन क्षेत्राधिकारी को सूचना देकर वहाँ पर बुलाया तो पता चला कि ये जो है काजल की लकड़ी के नग हैं और जो वन्य संरक्षण अधिनियम के तहत जो प्रतिबंधित है। तो इसमें जो है जो वाहन चालक हैं विजय सन ऑफ प्रेमलाल नाड़ निवासी और गोपाल बोहरा सन ऑफ चंद्र सिंह बोहरा जो नेपाल के रहने वाले हैं और हाल निवास देहरादून में, ये इनकी वो जो है लकड़ियों का वहन कर रहे थे। तो दोनों को और संबंधित सामग्री को जो है क्षेत्राधिकारी के सुपुर्द करके कर दिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई जो है फॉरेस्ट विभाग के द्वारा की जाएगी। 10 अक्टूबर को करवा चौथ है, लिहाजा तैयारियां तेज है। जो चमोली के ज्योतिमठ बाजार सज चुका है। दुकानदार का कहना है कि उम्मीद है कि इस बार अच्छी कमाई होगी। इस रिपोर्ट में देखिए। चमोली के सरहदी सीमांत नगर ज्योतिर्मठ में करवा चौथ पर्व को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों से क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के चलते बदले मौसम के मिजाज के कारण सीमांत के ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों की आमद कम रही है। आज मौसम खुलने के बाद नगर क्षेत्र के बाजारों में धीरे धीरे रौनक लौटने लगी है। आपको बता दो कि वैसे देखा जाए तो पूरा विकास करने से मंदी का दौर चल रहा है, जो बाजार की स्थिति बहुत निराशाजनक है। सबसे बड़ी बात है, लोगों ने ऋण लेकर कुछ ऐसा करके लोगों ने लोन ले करके सामान मंगाया हुआ है, लाखों का सामान मंगाया हुआ है। जिस हिसाब से बाजार की जो स्थिति चल रही है उसमें बहुत ही ना के बराबर बिल्कुल जिसको बोलते हैं व्यापार चल रहा है और जो व्यापारी हैं उनका जो माल है वो वैसा का वैसा पड़ा है। और ख़ास तौर से जो 1-2 महीने से हम देख रहे हैं बाज़ार में बहुत ज़बरदस्त मंदी है। और यह जिस जोशीमठ के अगर बाज़ार की बात करें तो बताया यह जा रहा है कि 40% दुकानों में केवल बोनी नहीं हो रही है। जो कहते हैं कि किसी दुकान का बोनी होता है, किसी खाता खोलना होता है। अगर किसी दुकान में अगर 40% दुकानों में खाता नहीं खुल रहा है तो समझा जा सकता है कि जोशीमठ व्यापार की स्थिति क्या है। और दूसरी बात, जो ऑनलाइन की व्यापार है उससे भी लोग बहुत ज़्यादा ऑनलाइन जो शॉपिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से जोशीमठ का जो 70% जो व्यापार है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मुख्य बाजार ज्योतिर्मठ में करवा चौथ व्रत को लेकर सीमांत क्षेत्र की महिलाएं भी व्रत की खरीदारी में जुट गई हैं। त्योहारी सीजन के चलते अब क्षेत्र के व्यापारियों के चेहरे की रौनक भी लौट रही है। करवा चौथ पर्व की तैयारी में महिलाएं खरीदारी में व्यस्त नजर आ रही है। 16 श्रृंगार और सजावटी थालियों की मांग भी बढ़ गई है, जिससे व्यापारियों को व्यापार में वृद्धि की उम्मीद है।
मैं ये कहना चाहूँगा जो 2 दिन से यहाँ पे तेज़ बारिश और बर्फबारी हो रही है ऊपर इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, तो जो सीमांत क्षेत्र के जनता हैं, लोग हैं वहाँ के रहने, वो अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, जिस कारण व्यापार में काफ़ी फर्क पड़ा है पिछले 2-3 दिनों से। तो आज देखो, आज थोड़ा बादल लगे हैं, लेकिन आज मौसम बारिश रुकी है, तो आज उम्मीद है हमें कि कुछ लोग आए बाहर निकल के और हमारा व्यापार चल सके अच्छे से। करवा चौथ के अवसर पर अन्य पूजा सामग्री और सोलह श्रृंगार से लेकर सजावटी थालियों की मांग अधिक दिख रही है। विशेष रूप से सौंदर्य प्रसाधन की दुकानों पर महिलाएं सजने संवरने का सामान खरीदने में व्यस्त दिख रही है। इस बार करवा चौथ का पर्व 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा। बाजार की खरीदारी थी, वो होनी थी, लेकिन मौसम खराब होने के कारण लोग घर से बाहर नहीं निकले। फिर भी लोग थोड़ा थोड़ा बाहर निकले हैं। लोगों में उत्साह है त्योहार को लेकर, और मुझे विश्वास है कि आज भी भीड़ रहेगी, क्योंकि आज मौसम साफ है और कल भी मौसम साफ दिखा रहा है तो मुझे लगता है कि काफ़ी खरीदारी इस बार होने वाली है बाज़ार में, क्योंकि लोग पहला त्यौहार है ये और महिलाओं में बहुत ज़्यादा जोश है। दुकानदार आरती उनियाल ने बताया कि करवा चौथ के लिए बड़ी संख्या में चूड़ियां, बिंदी, मेहंदी और श्रृंगार का सामान मंगवाया गया है। महिलाएं जमकर खरीदारी कर रही हैं। अभी 2 दिन बाकी हैं, लिहाजा व्यापार में वृद्धि की संभावना तो नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में हिमालय की भूगतिकीय उत्क्रांति, क्रिस्टल संरचना, जलवायु संसाधन एवं आपदा विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें इटली, अमेरिका, नेपाल और भारत से आए प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं एवं विद्वानों ने भाग लिया। कुमाऊं विश्वविद्यालय के देवदार सभागार में भूविज्ञान विभाग, जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, बेंगलोर के संयुक्त तत्वाधानों में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ हुआ है, जिसमें कई देशों के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक शोधकर्ताओं ने कई विषयों पर चर्चा की। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर दीवान एस रावत ने आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त की और भूविज्ञान विभाग की शोध और नवाचार गतिविधियों की सराहना की। उत्तराखंड को लें या किसी और भी क्षेत्र को ले लें हिमालय में, तो जो कुछ भी प्रक्रिया है हिमालय में, जो हम लोग बात करते हैं, चाहे भूकंप की हो, चाहे लैंडस्लाइड की हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लड हो या फ्लैश फ्लड हो, ग्लॉफ हो, तो इसमें सारे इलाके बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हैं। हाँ, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ये हमारा काफ़ी विकसित इलाका है, यहाँ पे डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, तो उसके लिहाज से थोड़ी संवेदनशीलता जो है उत्तराखंड की थोड़ी बढ़ गई है। और अगर हम लोग बात करें तो भूकंप, हम लोग हमेशा कहते रहते हैं कि भूकंप यहाँ पे ये इलाका बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। यहाँ पे पिछले कई 100 सालों से बड़ा कोई भूकंप नहीं आया है, तो उस लिहाज से बहुत संवेदनशील इलाका है। पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, डेवलपमेंट्स खूब हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से काफ़ी जो संवेदनशीलता है वो और भी बड़ी है, चाहे वो ग्लॉफ के कॉन्टेक्स्ट में हो, चाहे वो लॉफ के कॉन्टेक्स्ट में हो, या वो लैंडस्लाइड के कॉन्टेक्स्ट में हो, तो उसके लिहाज से भी हमारी संवेदनशीलता इस इलाके की थोड़ी बड़ी है। डेवलपमेंट को आप रोक नहीं सकते, वो तो एक ऐसी चीज़ है जिसको कि आप नहीं करेंगे तब उसका एक दूसरा दुष्परिणाम होता है। तो डेवलपमेंट तो होना ही है, लेकिन बस ये है कि क्या वो डेवलपमेंट, क्या जो कुछ भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सस्टेनेबल हैं, क्या वो चाहे वो भूकंप के लिहाज से देख लें या लैंडस्लाइड के लिहाज से देख लें, क्या हम लोग, ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे उस इलाके की संवेदनशीलता, वल्नरेबिलिटी उसको बढ़ा तो नहीं रहे हैं। उस केस में ये ज़रूरी है कि जो भी साइंटिफिक मेथड्स हैं, चाहे वो जियोलॉजी के हों, चाहे कोई या कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस के हों, उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर विनीत कुमार गहलोत, डायरेक्टर और पाटिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजिकल ने हिमालय भूगतिकी और जलवायु परिवर्तन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हिमालय का एक पारिस्थितिक तंत्र जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यंत संवेदनशील है और इस दिशा में निरंतर अनुसंधान की आवश्यकता है। उत्तराखंड के कई क्षेत्र जनसंख्या के घनत्व के मुताबिक अत्यंत संवेदनशील है, क्योंकि पिछले 100 वर्षों में कोई बड़ा भूकंप इस क्षेत्र में नहीं आया। लिहाजा इस दृष्टिकोण से इस क्षेत्र में भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है।
वहाँ पर कभी भी एक बड़ा भूकंप आ सकता है। और इसकी क्लासिकल एग्जांपल है कि 2005 में मुजफ्फराबाद में भूकंप आया था जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। 7.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप था और उसमें 87,000 लोगों की डेथ हुई। तो अगर ऐसा भूकंप यहाँ पर आएगा तो तबाही हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि हम भूकंप के संग रहना सीखें। We must prepare for earthquakes. वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी के डायरेक्टर ने इस बात पर जोर दिया कि निरंतर चल रहे विकास कार्यों के मद्देनजर आवश्यकता है कि विकास कार्यों को करने के लिए सुव्यवस्थित वैज्ञानिकों की पद्धतियों का प्रयोग किया जाए ताकि संवेदनशील क्षेत्र में और अधिक संवेदनशीलता नहीं बढ़ सके। हेती में एक भूकंप आया था 2010 में, 7 मैग्नीट्यूड का था, 3,20,000 लोग मरे। उन्होंने कोशिश करी, तैयारी करी, उसी जगह भूकंप आया 2021 में, उससे बड़ा था लेकिन सिर्फ 2,500 लोग मरे। तो आप सबका ये कर्तव्य है कि आप भूकंप की तैयारी करें। मुख्य अतिथि पद्मश्री प्रोफेसर हर्ष के गुप्ता ने अपने प्रेरक उद्घाटन व्याख्यान में हिमालय क्षेत्र में भूकंप की प्रवृत्तियों और उनकी तीव्रता और साथ ही साथ संभावित खतरों पर विस्तृत प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हमें भूकंपों के साथ साथ जीना सीखना होगा। प्रोफेसर गुप्ता ने हिमालय से संबंधित भावी शोध के लिए 5 प्रमुख विषय साझा किए और प्रस्ताव रखा कि इन विषयों पर एक समग्र शोध संकलन तैयार कर फरवरी-मार्च 2026 तक एक विशेष अंक के रूप में प्रकाशित किया जाए। जो है जैसा कि इसके शीर्षक से ही आपको मालूम हो जाएगा, जियो डायनामिक इवोल्यूशन ऑफ द हिमालय, क्रस्टल इवोल्यूशन, क्रस्टल आर्किटेक्चर और जो डिजास्टर्स जो हिमालय में इस बीच हो रहे हैं, क्लाइमेटिक चेंज और इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उसकी वजह से, तो इन सब के ऊपर जो है वर्तमान में विभिन्न संस्थानों में, इवन विदेशों में बहुत सारा जो है नया रिसर्च का कार्य हो रहा है। तो ये जो सेमिनार इस वक्त यहाँ पर हमारे कुमाऊं विश्वविद्यालय के भूविज्ञान विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है, तो एक तरह का प्लेटफॉर्म है, क्योंकि विगत 5-10 साल में जो भी हम लोगों के देश में भी बहुत सारे डिजास्टर, अभी आपने देखा मानसून का सीजन जो था उसमें बहुत सारी आपदाएं आई, भराली की बात है, थराली की बात कहें, अभी कल परसों की बात कहें तो दार्जिलिंग का जो है एपिसोड देखने को मिला। तो इन सारे जो है डिजास्टर से, इवन भूकंप से संबंधित जो भी डिजास्टर होते हैं, क्योंकि हिमालय आप सबको मालूम है कि एक भूकंपीय क्षेत्र है और यहाँ पर समय समय पर जो है अलग अलग मैग्नीट्यूड के भूकंप आते रहते हैं। तो इन सब के ऊपर जो है भूवैज्ञानिक गतिविधियों के ऊपर प्रकाश डालने के लिए विश्व से भी और हमारे देश से भी जो है प्रख्यात विद्वान लोग आए हैं, जो अपने आज के जो परिप्रेक्ष्य में जो सबसे लेटेस्ट जो थिंकिंग है और नए नए जो डेटा जनरेट हो रहे हैं, नए नए इक्विपमेंट मशीन्स के बेस पर, तो उसको जो है साझा करेंगे, उस पर एक डिस्कशन होगा, उससे भी एक नई जो कार्य जो है व्रत उसका जो है क्रियान्वयन करने की जो है इसमें बात होगी सेमिनार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।